आ रही आवाज अभी? विल स्टार्ट विथ कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। आ रही आवाज? Every person is competent to contract who is of the age of majority। देखो कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होना चाहिए? मेजर प्लस साउंड माइंड प्लस नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। तो डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। द फॉलोइंग पर्सन्स आर इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। माइनर्स, माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। पर्सन्स हु आर ऑफ अनसाउंड माइंड एंड पर्सन हु आर डिस्क्वालिफाइड। न माइनर के एग्रीमेंट के बारे में कुछ बातें तुम लोग को पता होनी चाहिए। The law regarding minors agreement may be summarized as under: an agreement with minor is void ab initio, no restitution. A minor cannot be directed to return the benefit obtained under the void agreement because of section 64 and 64 which deals with restitution, not which does not apply to minor। देखो section 64 और 65 में क्या बोलते हैं कि if the contract is found to be void, then if the agreed party has received some benefit, then they should return it। और 65 में भी वही है कि if the contract is void, declared known to be void, then तो क्या होगा? if the contract is void, then the party should restore the benefit which they have received। बट माइनर को रिस्टिट्यूशन मतलब वापस देना, लौटाना, जहां था वहां रख देना, पहुंचाना। ओके, टू जहां था वहां पहुंचाना। ओके, अ माइनर कैनॉट बी डायरेक्टेड टू रिटर्न द बेनिफिट ऑब्टेन्ड। माइनर के लिए कुछ नहीं है। अगर माइनर को तुमने कुछ दिया, बाद में पड़ा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, तो क्या होगा? It doesn't apply, it is not section 72 में, it is not a agreement, it's quasi contract। even ये quasi contract वर्ड भी नहीं यूज किया है उसमें। उस चैप्टर का नाम है cases resembling contracts that will do in a short while। और एग्रीमेंट नहीं है माइनर के साथ। सप्लाई ऑफ नेसेसिटी, इट इज नॉट, इट्स अ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, इट इज। हाँ, गुड्स आर, अगर गुड्स अवेलेबल हैं, यू कैनॉट डायरेक्ट अ माइनर। अगर कोर्ट को लगता है कि रेस्टिट्यूशन अवेलेबल है न्याय करने के लिए तो दे सकती है, लेकिन यू कैनॉट डायरेक्ट द माइनर टू रिटर्न द बेनिफिट अंडर वॉइड एग्रीमेंट। तो माइनर के साथ तुमने वॉइड एग्रीमेंट किया ना, तो भी कुछ मिलेगा नहीं वापस। माइनर कैन बी बेनिफिशियरी। minor can be beneficiary। promissory note in favor of minor is enforceable। mortgage in favor of minor is enforceable। माइनर की पोजीशन कैसे होती है पता है? व्हेन वी, हम लोग खेलते हैं ना, कोई बच्चे लोग कोई गेम खेलते हैं ना, उसमें कच्चा नींबू होता है कि नहीं? जो बच्चे लोग होते हैं उसको कच्चा नींबू बोलते हैं ना। तो उसको कुछ पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं, कुछ उस पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल सकते हैं, लेकिन उसको बेनिफिट सब मिल सकते हैं। तो माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी। सपोज माइनर इज अ पेई इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज, तो उसको मिलेगा। इफ द माइनर इज अ ड्रॉई तो एनफोर्सेबल नहीं है।
माइनर पे लाइबिलिटी नहीं आती है, देयर इज नो लाइबिलिटी ऑन माइनर। ओके, हाँ अगर गुड्स ट्रेसेबल है, माइनर पे कोई जिम्मेदारी नहीं आती, रेस्टिट्यूशन नहीं होता है, नो रेटिफिकेशन, माइनर्स एग्रीमेंट कैनॉट बी रेटिफाइड बाय माइनर ऑन अटेनिंग मेजोरिटी। हाँ, तो अगर माइनर ने कुछ बचपन में एग्रीमेंट की तो उस एग्रीमेंट को रेटिफाई नहीं कर सकता है। जैसे माइनर ने बचपन में बोल दिया कि मैं आपको घर बेचूंगा, बंगलो बेचूंगा मेरा 10 लाख में, तो एग्रीमेंट वॉइड है। अब वो बड़ा हो गया तो उसको बोला कि अभी तू बोल कि मैं अब भी घर बेचना चाहता हूँ, तो दैट ओल्ड एग्रीमेंट होगी ना जो पहली वाली, वो वॉइड ही रहेगी। अगर माइनर को, if he wants to continue with the same agreement, then he has to enter into a fresh agreement. That agreement cannot be continued. Agreement is void ab initio, cannot be made valid by subsequent ratification. Ratification मतलब is equal to subsequent authorization. ओके, काम करने के बाद हमने परमिशन ली, तो वो रेटिफिकेशन भी नहीं है। नो रेटिफिकेशन, नो रेस्टिट्यूशन, माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी, द रूल ऑफ एस्टोपल। ये चारों समझ में आए पॉइंट? Anybody having any doubt in this? The rule of estoppel does not apply to minor. A minor is not estopped from pleading his infancy in order to avoid the contract, even if he has entered into an agreement by falsely representing that he is a full age. देखो, पार्टनर अगर झूठ बोलता है, एक आदमी झूठ बोलता है कि मैं पार्टनर हूं, तो बाद में वो नहीं बोल सकता कि मैं पार्टनर नहीं हूं। He cannot change his stand. Okay, but minor ने एक बार suppose the minor falsely tells a person that I am a minor, falsely represent himself as a minor, enters into a contract, then afterwards he can always say that I am a minor, I am not a major, even though once upon a time he falsely represented to be a minor, to be a major. तो वो अगर झूठ बोलता है ना, फिर भी ट्रैक चेंज कर सकता है, बोल सकता है कि मैं माइनर हूँ, एस्टोपल नहीं है। पार्टनरशिप में एस्टोपल होता है ना कि भाई अभी तू सच मत बोल, भाई अभी तू झूठ बोला उसी पे चल, कंटिन्यू विथ योर फॉल्स थिंग्स, नो। तो वो एप्लीकेबल नहीं है किसमें? The rule of estoppel does not apply to minor. A minor is not stopped from pleading infancy in order to avoid a contract, even if he has entered into a, so even if to be a major and enter into a contract, such a minor can subsequently avoid the contract on the ground of minority okay. The rule of estoppel does not apply to a minor. So minor can change the stand. Look.
फॉलोड 5 पॉइंट्स. रेटिफिकेशन बेटा. हाँ, ये समझा रेटिफिकेशन क्या है. तो रेटिफिकेशन मीन्स even if a minor enters into an agreement सी. पहले एस्टोपल का मीनिंग मालूम है. एस्टोपल मीन्स व्हाट? बोलो क्या? No, you are not permitted to change your false representation. तूने फॉल्स बोला था ना, उसको चेंज मत कर अभी. दैट इज एस्टोपल. जैसे पार्टनरशिप में एस्टोपल होता है. तो झूठ बोला ना, अभी झूठ से ही चल, सच मत बोल. हाँ हाँ. सो you are not permitted to change your false representation. It means continue with false representation and do not divert to the path of truth. सच की राह पे मत आओ, अब तुम झूठी चलो, तुम्हारा झूठ ही सच माना जाएगा. ओके. Now see here, if a minor falsely tells him, if a minor falsely represent himself to a major and enters into a contract. एक माइनर मेजर के पास गया और बोला मैं मेजर हूं और मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो. बाद में थोड़े दिन के बाद वो अवॉइड कर सकता है ये बोलकर कि मैं माइनर हूं, आई एम माइनर. तो पहले उसने बोला मैं मेजर हूं, लेकिन अगर वो रियल में माइनर है तो वो हमेशा अपना पोजीशन चेंज कर सकता है. ही कैन टेल दैट आई एम नॉट अ माइनर, आई एम नॉट अ मेजर, आई एम अ माइनर, एंड कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट. ओके. दैट इज कॉल्ड व्हाट? रूल ऑफ एस्टोपल. फॉर एग्जाम्पल, समझाओ, चेंज कर सकता है वो. वैसे एस्टोपल में क्या होता है, चेंज नहीं कर सकते. पूरा लिख दो. हाँ, कभी काम में आएगा लिखने में कहीं ना कहीं. ओके. पॉइंट नंबर 5 पूछा किसने वापस? 4. नो रेटिफिकेशन. रेटिफिकेशन मतलब subsequent approval. If a minor enters into an agreement
Okay. 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 Now such agreement is void. A minor, a minor on becoming major cannot ratify that agreement. A minor agrees to sell his bungalow to a major. The agreement is void. On attaining majority, the minor wants to continue with the same agreement. Okay, he cannot do so if he wants to sell his bungalow. He can make a new agreement. Follow this. चाहिए तो नया एग्रीमेंट बना, वो ओल्ड वाला करेक्ट नहीं हो सकता, ओल्ड करेक्शन नहीं कर सकते, ओल्ड वाला तो गलत था, वो गलत ही रहेगा. समझा ये पॉइंट? रेटिफिकेशन. Now, minors is liability for necessity. Minor's property is liable for necessity. Minor is not liable if he is supplied with. क्या लिखना बाकी था? कौन सा, फोर्थ वाला कि फिफ्थ वाला?
Okay, finished. Now minor is not liable for if he supplies with necessities. Okay. Now, however, the person supplying necessities to a minor can claim his money from the property of minor if such minor has some property. He can claim from property. Okay, this claim arises from quasi contract. अब इन एक्ट में तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट वर्ड भी नहीं है, क्या लिखा मालूम? certain relations ओके तो कॉन्ट्रैक्ट नेसेसिटी सप्लाई करेंगे ना माइनर को तो उसकी प्रॉपर्टी से क्लेम कर सकते, बट माइनर इज नॉट लायबल. माइनर इज नॉट लायबल. An agreement by a minor is absolutely void. The court will never direct specific performance of such agreement. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता उसका. माइनर कैन बी ए पार्टनर. A minor being an incompetent cannot be a partner into partnership firm, but under section 30 of the Indian Partnership Act he can be admitted to the benefits of partnership by an agreement executed by his guardian with the consent of all the partners. So he can be admitted to the benefits of partnership by an agreement executed by his guardian with the consent of all partners. So minor can be a partner but only for benefits. But you cannot start a partnership with a minor. ये हम partnership act में भी करेंगे. Minor can be an agent. Okay. Minor can be an agent of principal of a major principal. Agent हो सकता है वो. As an agent does not enter into a contract. एजेंट कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ी आता है, प्रिंसिपल का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना. माइनर कैन बी एजेंट. माइनर एंड इंसॉल्वेंसी. माइनर कैन नॉट बी adjudicated as insolvent. He is incapable of contracting debts. Even for necessity supplied to him, he is not personally liable. Only his property is liable. Minor as a shareholder. A minor can become a shareholder of fully paid up shares through transfer if he applies for registration. है ना? See here. A minor can be holder of fully paid up share as fully paid up shares do not impose any obligation upon a minor. Okay, minor can hold fully paid up shares.
ओके, माइनर partly paid up shares cannot be transferred to a minor. क्यों? As partly paid up shares impose an obligation upon minor to pay balance amount. Okay. ये लिख के पार्टली पेड अप शेयर में उस पर जिम्मेदारी आ जाती है ना. हाँ, माइनर्स पेरेंट्स आर नॉट लायबल फॉर माइनर्स क्रेडिटर्स. ओके, तो माइनर के पिता और माता जिम्मेदार नहीं है. पर्सन ऑफ साउंड माइंड, ये समझा माइनर का स्टोरी, 11 पॉइंट्स. तो ये सब लिख के आने के. माइनर्स लायबिलिटी हो गया. पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एज पर सेक्शन 11, each party to a contract must be of sound mind. Section 12 defines unsound mind, sound mind. A person is said to be of sound mind for the purpose of making contract if at the time when he makes it, he is capable of understanding it and forming rational judgment as to its effects upon his interest. So he is capable of understanding the contract and forming a rational judgment as to its effect. According to this section, therefore, the person entering into contract must be a person who understands what he is doing. And तो अनसाउंड माइंड वाला कौन होता है? जो समझ नहीं पाता है. साउंड वाला मतलब इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट एंड ऑफ forming rational judgment. Section 12 further states that a person who is usually of unsound mind but occasionally of sound mind, कभी कभी ठीक हो जाता है, may make a contract when he is of sound mind. तो कभी 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 कर सकता है जब साउंड माइंड का है. Thus, a patient in a lunatic asylum who is at the intervals of sound mind may make contract during these intervals. मतलब lunatic एक आदमी है जो कभी कभी ठीक हो जाता है, ऐसा बेसिकली अनसाउंड माइंड का है और कभी कभी ठीक हो जाता है. Follow this. A person is usually of sound mind but occasionally unsound. मतलब ये घर पे रहता है, कभी कभी हमेशा ठीक रहता है लेकिन कभी कभी वो अनसाउंड हो जाता है. may not make a contract when he is of unsound mind. मतलब जब साउंड है तभी करो, अनसाउंड है तभी मत करो. और क्या? अनसाउंड साउंड माइंड मतलब if he is capable of understanding it and forming a rational judgment. Thus the same sane man who is delirious from fever or who is so drunk that he cannot understand the terms of the contract or form a rational judgment as to its effects on his interest, as to his effects on cannot enter while the delirium or drunkenness continues. है ना? एक आदमी बहुत बीमार है, तकलीफ में है, बीमार फीवर से, और ही इज सो ड्रंक, समझ नहीं आ रहा है उसको, और ही इज नॉट केपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट ऑन हिज इंटरेस्ट. तो उस समय इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए. तो अनसाउंड माइंड वाले नहीं कर सकते हैं. थर्ड है डिस्क्वालिफाइड.
The third type of component person under section 11 who are those who are disqualified from contracting by to the law to which they are subject. These are alien enemies, foreign sovereigns, convict and insolvents. So, when a debtor is adjudged insolvent, his entire property rests with the official receiver or official revenue. Thus, he cannot deal with in that property. Okay. Alien enemy मतलब alien enemy means citizen of a foreign country with whom with which war has been declared by India. जिसके अगेंस्ट हमारा वॉर चल रहा है ना, तो एलियन एनिमी उस कंट्री का कौन, उस कंट्री का सिटीजन. एट प्रेजेंट देयर इज नो एलियन एनिमी as India is not at war with any country. समझा? अभी हमारा फिलहाल कोई एलियन एनिमी नहीं है. क्यों? क्योंकि हमने किसी से वॉर ही नहीं किया अभी तक. अभी नहीं किया ना. अभी वॉर चलती है तभी होता है एलियन एनिमी. तो फॉरेन मतलब अगर समझो चाइना से वॉर है तो चाइना से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. फॉरेन सोवरेन्स एट प्रिविलेज स्टेटस बता दो. हाँ, सी फॉरेन नेशनल्स नो, फॉरेन सोवरेन्स नो, फॉरेन, हाँ लिख लिया ना, ठीक है. फॉरेन सोवरेन्स एंड एम्बेसडर्स, सी दीज पीपल हैव इम्यूनिटी. क्या होता है कि ये लोग फॉरेन के होते हैं और फिर भी हमारे कंट्री में होते हैं. देयर ऑब्जेक्ट इज टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ देयर ओन कंट्रीमैन इन इंडिया. जैसे यूएसए की एम्बेसी होगी, यूएसए के सोवरिन होंगे, तो उनको उनको यहाँ पे क्यों रखा जाता है? क्योंकि वो यूएसए के लोगों की देखभाल कर सके, उनको कोई तकलीफ होए तो वो कुछ कर सके. हाँ, अब है ना, क्या होता है कि फॉरेन, हम लोग को कोई कंट्री पे गुस्सा होगा, समझो हमको यूएसए पे गुस्सा आ गया, तो यूएसए तो हम जा नहीं सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उनके एम्बेसडर को परेशान करेंगे. हाँ, तो उनको बहुत सारी इम्यूनिटी दी जाती है कि इन पे कुछ ये नहीं कर सकते, उन पे केस नहीं कर सकते हैं. हाँ, उनको मैक्सिमम अगर कोई फॉरेन एम्बेसडर कुछ प्रॉब्लम करता है ना, तो उसको बोलते हैं, डिक्लेयर करते हैं पर्सन नॉट रिक्वायर्ड, पर्सन नॉट ग्रांटा, नॉन ग्रांटा, क्या बोलते हैं, ये नहीं चाहिए. उसी तरह से द सेम फैसिलिटीज आर अवेलेबल टू आवर पीपल हु आर इन फॉरेन कंट्री. फॉरेन, हमारे जो फॉरेन एम्बेसडर्स है, हमारी हमारी कंट्री की तरफ से जो एम्बेसडर्स है, उनको भी ऐसे इम्यूनिटी होती है कि उनको कोर्ट वगैरह में घसीट नहीं सकते. हाँ, समझा? जैसे समझा, जैसे हाँ, नहीं जैसे देखो, जैसे पाकिस्तान का कोई सोवरिन होगा इधर, एम्बेसडर होगा, तो वो तो इंडिया में काम कर रहा है, पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहा है, बट वो एक गवर्नमेंट की, हाँ दे कैन सू यू, उनके हम केस नहीं, उनको केस कर सकते हैं लेकिन प्रेसिडेंट की परमिशन के बाद. यू हैव टू टेक परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड देन सू देम. ऐसे नहीं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की परमिशन लेने के बाद कर सकते हैं केस.
तो डिफिकल्ट होता है, इसलिए उनको बोलते हैं कि भाई उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट का कोई एनफोर्सिबिलिटी नहीं होती है. सो दे आर एक्चुअली इन प्रिविलेज पोजिशन. हाँ, मतलब उनको कोर्ट में एनफोर्स नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट तो कर सकते हैं लेकिन उनका कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं कर सकते हम कोर्ट में लेके. Insolvent. When a debtor is adjudged insolvent, his entire property vests in the official receiver. Thus, he cannot deal in that property. So, insolvent people cannot deal in their own property. Joint stock companies, corporation incorporated in the Special Act. A company corporation is an artificial person created by law. It cannot enter into contract outside the powers conferred upon it by its memorandum. तो इनका एक मालूम है ना, तुम लोग ने पढ़ा है क्या, अल्ट्रा वायरस पढ़ा है कि नहीं? ओके, a contract which is तो वो आर्टिफिशियल पर्सन है, ज्यादा पावर के साथ किया है तो फिर एक्सेस पावर के साथ किया है तो उनको हम एनफोर्स नहीं कर सकते. फॉलो दिस. हाँ, अब इसके क्वेश्चन क्या है. दो अ माइनर इज नॉट कंपटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, नथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम मेकिंग अदर पार्टी बाउंड. सो यस, अदर पार्टी इज बाउंड. नो, माइनर इज कच्चा नींबू ना. हाँ, दो minor is not competent to contract, nothing in the contract prevents them from making other party bound to the minor. This statement is correct, na? A promissory note duly executed in favor of minor is not void and can be sued upon by him, because though he is in component to contract, he he may yet accept the benefit. वो benefit ले सकता है. A minor cannot become a partner in a partnership firm. However, he may, with the consent of all the partners, be admitted to the benefits of partnership. Okay, so minor can be a beneficiary, but minor cannot have obligations. Okay, Ishan, aged 16 years, was studying an engineering college. On 1st March, he took a loan of 2 lakhs from Vishal for payment of his college fees and agreed to pay by 30th. जिसने लोन लिया. Ishan possesses assets worth rupees 15 lakhs. On the due date, Ishan fails to pay back the loan. Vishal now wants, माइनर को लोन दिया ना तो पहले तो void है. क्या ये void है? समझा? लेकिन माइनर को लोन क्यों दिया है? फॉर नेसेसिटीज. ही हैज द लोन टू माइनर हैज बीन गिवन फॉर एजुकेशन. सी है. अब इसे सेक्शन 11 लिखा. एवरी पर्सन इज competent to contract who is of the age of majority to the law which is subject, which is of sound mind and non disqualified. हाँ, द पर्सन नहीं, लेकिन इसमें मिलेगा इसको ना. द पर्सन हु कंप्लीट द एज ऑफ 18 years इज अ मेजर एंड अदरवाइज. ये पूरा स्टोरी बताया उसने. Section 68 of the Contract Act, however, prescribes liability on the minor for supply of things which are necessities of life to him. It says, though minor is not personally liable to pay the price of the necessity supplied to him or money lent to him for the purpose, the supplier or lender can claim the money for goods and services which are necessary to his condition of life, provided he is a minor. He has provided that minor as a property. So liability of the minor is only to the extent of minor's property. Property है ना उसके पास तो उससे ले सकते हैं. 68 में, thus according to the above provision, Vishal is entitled to recover the amount of loan given to Ishan for payment of college fees, as education is considered as what?
Okay, follow this. Follow this or no? अच्छा, अभी हाँ, दूसरा चैप्टर कौन सा हमारा रह गया? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स. See, contracts no are of two types. अगर इसको हम ए बेस लें तो फर्स्ट इज एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट्स. Contracts which are to be performed without fulfillment of any condition. मतलब they are regular contract. Some contracts are such that they become contracts on happening or not happening of an event. मतलब इवेंट होगा तो देंगे, नहीं तो इवेंट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा. मतलब क्या होगा? सपोज एक्स offers to sell wheat to Y if the ship arrives in Mumbai. में कैसे पिएगा? ओके, थैंक यू. ओके, अगर शिप आई, हाँ, तो क्या करेंगे? एंटर करेंगे कॉन्ट्रैक्ट. तो ये क्या हुआ? ये कॉन्ट्रैक्ट है कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है? मतलब पक्का है क्या? नहीं, पक्का नहीं है. ये दिस इज अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट. कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट on happening of a event. ओके, एक मिनट. X offers to sell wheat to Y if the ship arrives in Mumbai. तो ये happening of an event है.
यस और नो? हाँ, अभी A offers to sell a cake to B if the customer, sorry, ये पूरी स्टोरी बतानी पड़ेगी तुम लोग को. A offers to sell a property to Mr. B if his previous customer does not turn up. अगर वो नहीं आया तो तेरे को बेचूंगा, बस, है ना? हाँ, ऐसा केक का भी एग्जांपल दे सकते. सपोज यू हैव गॉन टू केक शॉप, तूने बोला यार ये केक बहुत अच्छा है, ऐसे लगता है आज केक है ना तो आज ही बर्थडे मना लूं, केक अच्छा है आज तो आज ही बर्थडे मान लेता हूँ अपना. तो तूने बोला केक वाला को केक दे, बोला दूसरे कस्टमर का ही है, दिस इज ऑफ अनदर कस्टमर. तो फिर उसने बोला ठीक है, अगर वो नहीं आएगा तो तेरे को बेच दूंगा, बस. तो यार दिस इज अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट. ये क्या है? अगर पहला वाला कस्टमर नहीं आया तो तेरे को भेजूंगा. ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट. तो ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है कि happening or non-happening of an event. A contingent contract is a contract to do or not to do something. If some event collateral to such contract does or does not happen. So it is a contract to do or not to do something. If some event collateral to such contract does. Section 31. Contracts of insurance, indemnity and guarantee are examples of contingent contract. है ना? इंश्योरेंस का क्यों आता है? इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है मालूम है? अगर आपका नुकसान होगा तो मैं दूंगा, अगर नुकसान हुआ तो दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा. तो ये क्या हुआ? हाँ, ऐसे देने वाला नहीं हो. इफ देर इज अ लॉस. इंडेमनिटी एंड गारंटी क्या होता है? ये पता है कुछ? इंडेमनिटी गारंटी, यस और नो? हाँ, गारंटी होती है. सपोज योर फ्रेंड हैज टेकन अ लोन, सो यू गिव, योर फ्रेंड हैज टेकन अ लोन फ्रॉम, your friend has taken a loan from a bank, simple. Now you give guarantee to the bank. What is your guarantee given? If he does not pay, I will pay. What is your guarantee? When you give guarantee, तो तुम लोग क्या बोलते हो? अगर इसने नहीं दिया तो मैं दूंगा. तो तुम लोग पक्का देने वाले हो कि अगर वो नहीं देगा तो योर देना इज डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट. नो, कि इफ ही डज नॉट पे आई विल पे. फॉलो दिस. अगर the performance of a contingent contract is due only on happening or non-happening on of some future, in future of some uncertain event collateral to the contract. This sentence covers everything. ये सेंटेंस एकदम महावाक्य है. परफॉर्मेंस कभी बात करेंगे? अगर होगा तो मैं दूंगा. फॉलो दिस. सेक्शन 31. ना मैं तुम लोग को रूल्स बता रहा हूँ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के. सी,
contingent contracts. ओके, और ये है ना dependent upon happening of an event within a time limit. ओके, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड अपॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, मतलब हाँ, तो ये ना एक टाइम लिमिट में होगा, तो इफ द इवेंट हैपन्स, तो अगर इवेंट हो गया तो एनफोर्सेबल, इफ इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल तो वही आया समझ में। हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, हाँ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, अगर इवेंट हो गया तो फिर चलो भाई कॉन्ट्रैक्ट करो आप, इवेंट इम्पॉसिबल हो गया तो इट बिकम्स वॉइड। समझा ये? हाँ, अगर इवेंट हो गया तो नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट में तो वॉइड होता है। समझा? इफ नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट है और इवेंट इम्पॉसिबल हो गया तो इट बिकम्स एनफोर्सेबल। इफ इवेंट happens during time limit, तो if event does not happen in time limit, तो event does not happen in time limit तो void, टाइम लिमिट में नहीं हुआ तो event becomes impossible before end of time limit, तो भी क्या होगा? void होगा। समझा ये? चार टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इसमें ना। इफ इवेंट happens during time limit, दिस इज नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ना, तो ये void हो जाएगा। टाइम लिमिट में हो गया तो इफ इवेंट तो ये एनफोर्सेबल। इफ इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल बिफोर एंड ऑफ टाइम लिमिट, तो क्या होगा? अब तो होगा ही नहीं ना, इवेंट इम्पॉसिबल हो गया। ये समझा? ये लिखना चाहोगे तुम लोग? यस, वेरी गुड, लिखो। हाँ, अभी कॉन्ट्रैक्ट है खत्म होने का कुछ फायदा हुआ कि नहीं तुम लोग अटेंड करके सब? हाँ, हाँ ऐसे हम लोग इंटर, अभी तो जूम आ गया तो डरो मत, इंटर में भी ऐसे ही पढ़ने का, ऐसे मस्त से साथ में पूरा दिन बस।
वो सब सब्जेक्ट में अकेले ही काफी हूँ, डरो मत। कुछ नहीं चाहिए तो और एक बार करेंगे तो कुछ नहीं है, समझा। और ये ना सुनो, ये सब लेक्चर्स है ना, सुनो ये सब लेक्चर्स वो उस पे पड़े ही रहेंगे, किस पे, ईडी फ्लाई पे, समझा। तो तुम लोग कभी भी देख सकते हो, ऐप पे भी रहेंगे, ईडी फ्लाई पे रहेंगे हमेशा, तो कभी भी देख सकते हो तुम लोग, है ना, एनी टाइम। नहीं नहीं, कोई वन मैन आर्मी नहीं है हम लोग, सब साथ में है, दुलित सर मेरे साथ। लेकिन कोई भी चीज का सोल्यूशन है, खाली एक चीज का सोल्यूशन नहीं मेरे पास, कि बगैर मेहनत के कैसे पास हो, वो नहीं है मेरे पास। हाँ, और ये तुम लोग का फर्स्ट ईयर है, एक बार तुम लोग को लॉ लिखने आ गया ना, तो फिर नेक्स्ट ईयर भी लिखने आ जाएगा पूरा, डोंट वरी अबाउट दैट, फिर कुछ नहीं है। फिर तुम लोग हमारे से भी, हम कितने स्टूडेंट ऐसे जो हम लोग नहीं लिख पाते उससे भी अच्छा लिख पाते, हम लोग नहीं लिखते ना उससे भी अच्छा लिख पाते, बोलो, हम लोग नहीं लिख पाते उतना अच्छा, अपने स्टूडेंट है। हाँ, सीए हो गया इधर से, अभी इतना अच्छा लिखते पूछो मत, मैंने वी कैन नॉट राइट। ओके, मैं अभी सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी करेंगे 3 पार्ट्स में, डोंट वरी अबाउट इट, वो दैट आल्सो विल डू इट। लॉ के बाद कौन सा सब्जेक्ट करना चाहिए, मेरे ख्याल से अकाउंट्स कर ले एक बार पूरा 4 दिन में रिवाइज, नहीं 4 नहीं तो फिर वो तो कैंप, वो तो सीधा वीडियो लगाना है मेरे को। लॉ के बाद करना है हमको मैच स्टैट्स। हाँ, सेल ऑफ गुड्स एक्ट ये तो करेंगे उसके बाद बोल रहे हैं ना, लेकिन तुम लोग भी पढ़ते रहो, खाली ऐसा नहीं कि एक दिन में एक दो चैप्टर किया, खाली ऐसा नहीं चलता है। इंग्लिश बाद में, मैथ्स किया था हमने इसके लिए पहले। अकाउंट्स करेंगे, डोंट वरी, ये मंथ के पहले कर देंगे, खत्म कर देंगे, अकाउंट्स शुरू हो जाएगा 2 अक्टूबर तक, गांधी जयंती तक अकाउंट्स होने की पूरी संभावना है। हाँ हाँ, ये हो गया लिख के। अब इसने सब यही बोला है, डिपेंडेंट ऑन फ्यूचर अनसर्टेन एनफोर्सेबल व्हेन द इवेंट, डिपेंडेंट ऑन नॉन हैपनिंग व्हेन इवेंट, dependent upon non-happening of uncertain future event enforceable when the event does not happen। ये पूरा मैंने लिख दिया पूरा। हाँ, ये पूरा मैंने रूल्स बना के लिख दिया ऐसा पूरा। लॉ का नेक्स्ट टेस्ट कल होगा ना तुम लोग का, बोला था नहीं बोला था मैंने क्या, एक ही तो चैप्टर है कल। कल कौन सा, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, कल 6 बजे शाम को। हाँ, अच्छा, डिस्टिंग्विश बिटवीन वेजरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, it's a promise to pay money or money worth on happening or non happening of a uncertainty। और ये कॉन्ट्रैक्ट, इट्स इन द कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनिफाई द लॉस। देखो ये क्या है, पैसा दूंगा ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ अनसर्टन इवेंट, उस इवेंट से कोई मतलब नहीं होता है, ये तो लॉस भरने के लिए होता है। हाँ, कंसिडरेशन, देयर इज नो कंसिडरेशन बिटवीन द टू पार्टीज, गैम्बलिंग में क्या कंसिडरेशन होता है। हाँ, ये ऐसा होगा तो मैं दूंगा, नहीं तो तू देना। The crux of insurance is a mutual consideration, premium and compensation amount। ये सब इंश्योर्ड का आंसर है, 2 मार्क का पूछा है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट देयर इज, हाँ ये सबसे मेन है। सुनो, ये क्या, इट्स अ प्रॉमिस टू पे मनी और मनी वर्थ, शर्त लगाते हैं ना हम, पैसा देने की बात करते हैं, ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टन इवेंट, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनिफाई द लॉस। हाँ, देयर इज नो कंसिडरेशन, यहाँ पे कंसिडरेशन होता है। द क्रक्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज
mutual consideration, premium and compensation amount. There is no property in case of wagering agreement. This is better on others' life and betting on others' life and properties. No प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, इंश्योर्ड में प्रॉपर्टी होती है ना इंश्योरेंस में, एंड यू हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट. तुम लोग जिस प्रॉपर्टी पे शर्त लगाते हो, जो चीजों पे शर्त लगाते हो, उसमें तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं होता. यू डोंट हैव एनी इंटरेस्ट. नो, कुछ इंटरेस्ट होता है क्या चीज में, बारिश आएगी कि नहीं, इसमें कोई इंटरेस्ट होता है क्या? क्या तुम लोग किसान हो गया? नहीं. लेकिन इंश्योरेंस वालों में हमको प्रॉपर्टी में इंश्योरेबल इंटरेस्ट, हम लोग लिखा होगा 12th में ना, insured party has insurable interest in the life or property sought to be insured. Loan has to be, loser has to pay fixed amount. लाइफ इंश्योरेंस में देना कुछ पक्का नहीं है. हाँ, अभी ना सबसे इंपॉर्टेंट है कि इट इज वॉइड. व्हाट? एन अनएनफोर्सेबल एग्रीमेंट. इट इज वैलिड एंड, हाँ इसमें 3-4 ही लिखने चाहिए, 7 क्यों 6 लिखे, 7 लिखे. नो सच लॉजिकल कैलकुलेशन आर रिक्वायर्ड. प्रीमियम कहाँ कैलकुलेट होता है, इसमें कुछ होता है क्या? Calculation of premium is based on scientific and actuarial calculation. They have been regarded as against public welfare. They are beneficial to the society. फिर ये सेम स्टोरी लिखी है. कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? A contract may be absolute or contingent. ये लिखा है ना. A contract is to be absolute when जितने मार्क्स है उसका डबल. A contract may be absolute or contingent. A contract is said to be absolute when promisor undertakes to perform the promise in all events. A contingent contract, on the other hand, is a contract to do or not to do something if the event collateral to such contract does or does not happen. It is a contract by which performance becomes due on the same. The event is uncertain. The performance is depend on event. The event on which the performance is made to depend upon is an event collateral to the contract. It does not form the part of reciprocal promises. Contingent contract should not be a mere will of the promiser. However, where the event is within the promiser's will, but not merely his will, it is a contingent contract. Contingent contract is not mere on the will of the promiser. मेरी मर्जी होगी तो दूंगा, ऐसा नहीं होगा. बस ये इतना ही लिखने का. ये it is not based on the will of the promiser. हाँ कर जाता हूँ. हाँ, the rules regarding contingent contract dependent on the happening of a future uncertain event cannot be enforced until the event has happened. If the event becomes impossible, लिखा है तो मैंने 32. Not happening of an event cannot be and can be enforced only upon when the happening of that event becomes impossible. If the contract is contingent upon how, हाँ ये वाला बताता हूँ. अच्छा ये सब रूल्स हमने किए पूरे ऊपर. हाँ ये लास्ट वाला है. If the contingent contract is contingent upon how a person will act at an unspecified time, the event will be considered as become impossible. When such person does anything which renders it impossible that he should so act within any definite time or otherwise, then यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है. सी क्या है पहला सेक्शन 36 क्या बोलते हैं? When a contract is contingent upon नए पेज पे लिखता हूँ रुको.
on I will sell my property to you if X marries Y. तो कॉन्ट्रैक्ट इज डिपेंडेंट अपॉन द बिहेवियर ऑफ फ्यूचर बिहेवियर एक्स के ऊपर है कि नहीं, है ना? हाँ, तो इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कंटीजेंट, how a person will act at an unspecified time. So it is dependent upon the behavior of a person. Okay. So just a minute. Huh? Hello. हाँ, there was some problem, so we'll continue tomorrow. Okay. कल तुम लोग का टेस्ट होगा.